नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। पूरे देश में इस बार 7 चरणों में मतदान होगा। उत्तराखंड में पहले ही चरण में वोटिंग होगी। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी और देश भर की 105 सीटों के साथ उत्तराखंड में भी पहले चरण में वोटिंग होगी, जबकि 4 जून को एक साथ पूरे देश के नतीजे आएंगे। उत्तराखंड की 5 सीटों पर 27 मार्च तक नामांकन की आखिरी तारीख होगी, जबकि 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उसके बाद 30 मार्च को नाम वापसी की आखिरी तारीख होगी, जबकि 19 अप्रैल को उसके बाद वोटिंग होगी और फिर 4 जून को मतगणना होगी। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव की वोटिंग होगी और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। इलेक्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राज्य में 11,729 पोलिंग स्टेशन होंगे। वहीं सुरक्षा के लिए 20 कंपनी पैरामिलिट्री और 5 पीएसी की कंपनियां तैनात की जाएंगी। वहीं बॉर्डर पर चेकिंग बढ़ा दी गई है और बॉर्डर पर ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही कैंडिडेट चुनाव में 95 लाख रुपए खर्च कर पाएगा। वहीं 85 साल के ऊपर के वोटर्स के लिए पोलिंग पार्टी घर तक पहुंचेंगी और मतदान कराएंगी। सब विदित है कि उत्तराखंड में काफी 100% मेरा 20 साल की सर्विस हो गया, हमेशा शांतिपूर्वक चुनाव होता है। हमारे लिए चैलेंज है एक्सपेंडिचर मनी और लिकर, ये दोनों चैलेंज है इलेक्शन करने के लिए। माननीय चुनाव आयोग ने भी इस बार नया सिस्टम शुरू किया है, एक्सपेंडिचर सीजन मैनेजमेंट सिस्टम, ESMS बोलते हैं। ये 5 राज्यों में पायलट किया गया है। इससे पहले जो असेंबली इलेक्शन में उसको यहां पर लागू किए गए हैं। इससे पहले क्या था, डुप्लीकेशन होता था, पुलिस ने भी पकड़ी लिकर, एक्साइज ने भी पकड़ी लिकर, वो डुप्लीकेट फिगर्स जाता था। इस बार जहां पर मौके पर जो कांस्टेबल ने सीज किया है, सब इंस्पेक्टर ने, वहीं पर उसकी एंट्री एक बार होगी। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड तैयार है और उत्तराखंड की सारी सीटें एक बार फिर से बीजेपी जीतने जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कई काम ऐसे हुए हैं जिनसे सभी वर्गों के लोग जुड़े हैं। न्यूज 18 ने सीएम धामी से खास बातचीत की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हमारे साथ में हैं। सर, तारीख का ऐलान हो चुका है, बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, आपकी प्रतिक्रिया से? तो चुनाव आयोग ने आज चुनाव की तिथियों का ऐलान कर दिया है और उत्तराखंड में पहले चरण में मतदान होना है। उत्तराखंड के लोग, देवभूमि के लोग भारत की सरकार को चुनने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को चुनने के लिए बेसब्री से 19 तारीख का इंतजार कर रहे हैं और उत्तराखंड में सारी तैयारियां हो गई हैं। बड़ा उत्साह लोगों में है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 सालों के कालखंड में उन्होंने उत्तराखंड के साथ हमेशा एक पारिवारिक रिश्ता रखा है, एक भावनात्मक रिश्ता रखा है, कर्म वर्म का रिश्ता है, उन्होंने अनेकों बार कहा है। उसी प्रकार से उत्तराखंड के लोग भी उनसे अत्यधिक प्रेम करते हैं और हर चुनाव में मोदी जी को उन्होंने समर्थन दिया है, अपना साथ दिया है, बहुमत दिया है। तो इस बार भी हमारे यहाँ से 5 सीटें बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हमने हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत सारे निर्णय लिए। उत्तराखंड के नौजवान युवाओं के लिए पारदर्शिता भर्तियों में लाने के लिए हम पहली बार एक सख्त नकल का कानून लेकर आए और भर्ती की हमने प्रक्रिया चलाई और इसमें हमने कठोर कार्रवाई भी करी। 100 से अधिक लोगों को की सलाखों के पीछे जाना पड़ा और उसका परिणाम हुआ कि आज उत्तराखंड के नौजवान युवाओं में एक सकारात्मक माहौल है, उनके अंदर उत्साह है, उनके अंदर ऊर्जा है, उनका आत्मबल बढ़ा है कि अब वो मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, योग्यता, प्रतिभा, क्षमता जिसके अंदर भी होगी उसको चयन का अवसर मिलेगा। इसी प्रकार से हम धर्मांतरण का कानून लेकर आए। धर्मांतरण जो कि एक बड़ी समस्या बनता जा रहा था, उसको भी हमने एक कठोर कानून, कड़ी कार्रवाई के तहत वह भी लाए हैं। इसी प्रकार से UCC तो पूरे, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों ने हमको चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2022 के आम चुनाव में समर्थन दिया था, हमने UCC को भी हम लेकर आए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश रत्नाकर के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। देहरादून में आज बीजेपी ने बड़ा ज्वाइनिंग कार्यक्रम किया, जिसमें कांग्रेस के 2 पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। उत्तरकाशी के गंगोत्री से पूर्व विधायक विजयपाल सजवाड़ा, पुरोला से पूर्व विधायक मालचंद ने बीजेपी ज्वाइन की।
दोनों ही नेताओं ने कल कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और आज बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा डोईवाला और ऋषिकेश के भी कई नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। नेताओं ने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल के साथ ही हरिद्वार सीट पर बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए मालचंद ने कांग्रेस में जाने को अपनी सबसे बड़ी गलती माना। वहीं विजयपाल सजवाड़ ने भी कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज करार दिया। मैं तब नहीं गया जब 2017 में कांग्रेस का विभाजन हो रहा था बड़ी संख्या में, मैं तब नहीं गया। मुझे पदों का भी ऑफर था और सब था, लेकिन अब समय आ गया। चूंकि कांग्रेस जिस ढंग से लड़ाई लड़नी चाहिए थी, जिस ढंग से कांग्रेस का संगठन एक फाइटर के रूप में होना चाहिए था, कार्य नहीं कर रहा था, और उससे आज सारे लोग आज कांग्रेस परिवार को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे। मैं गलती से मैंने कहा बड़ा परिवार है, नाराजियां होती है। 2022 में कांग्रेस से चुनाव लड़ा, वो मैंने गलती महसूस की है, क्षमा मांग ली है, लेकिन इस प्रकार की कोई आगे पुनरावृत्ति नहीं होगी। मैं घर आ गया। जो मेरी आज जान है, पहचान है, इज्जत है, वो भारतीय जनता पार्टी की कृपा है। कांग्रेस के सीनियर नेता आरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई रावत ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। अनुकृति ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। अनुकृति ने कांग्रेस के टिकट पर 2022 में लैंसडाउन से चुनाव लड़ा था। अनुकृति का नाम पाखरो टाइगर सफारी के मामले में आया था और केंद्र सरकार की जांच एजेंसी ईडी अनुकृति से पूछताछ भी कर चुकी है। और अब अनुकृति ने कांग्रेस छोड़ दी है। इससे पहले हरक सिंह की करीबी नेता रही रुद्रप्रयाग की लक्ष्मी राणा ने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी और लक्ष्मी राणा से भी ईडी से पूछताछ की गई थी। कांग्रेस में भगदड़ मची है। खासतौर पर गढ़वाल में कांग्रेस के नेता खिसक रहे हैं। इस हाल ने कांग्रेस के भविष्य पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। शनिवार के दिन कांग्रेस को दो बड़े झटके लगे। उत्तरकाशी के दो पूर्व विधायक मालचंद और विजयपाल सजवाण बीजेपी में शामिल हो गए, तो कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई ने भी कांग्रेस छोड़ दी। लैंसडाउन से 2022 के विधानसभा चुनाव लड़ चुकी अनुकृति ईडी के टारगेट पर थी। लोकसभा चुनाव से पहले गढ़वाल से कांग्रेस के नेताओं की बड़ी खेप बीजेपी पहुंच चुकी है। इन नेताओं में उत्तरकाशी से पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण, पूर्व विधायक मालचंद, टिहरी में पूर्व मंत्री दिनेश धने, पौड़ी में पूर्व सांसद उम्मीदवार मनीष खंडूरी, पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत, ब्लॉक प्रमुख नेता महेंद्र राणा, तो देहरादून में निकाय के नेता अशोक वर्मा शामिल रहे। इसके अलावा रुद्रप्रयाग की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी राणा और अनुकृति गोसाई ने कांग्रेस छोड़ दी। शनिवार को बीजेपी में शामिल होने वाले मालचंद और विजयपाल सजवाण की गिनती प्रीतम गुट के नेताओं में होती थी। अब कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि इस हाल को हाईकमान को देखना चाहिए। निर्णय को हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन ये जो स्थितियां पैदा हुई हैं, मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय नेतृत्व निश्चित रूप से इसका संज्ञान भी लेगा और जो लगातार हमारे बीच से लोग जा रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में लोगों ने उन्हें राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत भी कराया है और निर्णय लेगा राष्ट्रीय नेतृत्व। गढ़वाल के पहाड़ी इलाकों में कांग्रेस का हाल पहले ही खराब है। अब एक के बाद एक नेता खिसकते जा रहे हैं और यही हाल रहा तो गढ़वाल में कांग्रेस के लिए 2027 विधानसभा चुनाव में बड़ी चुनौती हो जाएगी, तो लोकसभा चुनाव में कैंपेन में भी दिक्कत आएगी। रहे हैं और वो अपने अनुभव के आधार पर जो भी बात कह रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी बात में हाईकमान ने गौर करना चाहिए और स्वयं जितने भी हमारे बड़े नेता हैं उत्तराखंड के प्रीतम सिंह जी ने सबको सोचना चाहिए, भाई जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, कौन किसके नजदीक है। हो गया गढ़वाल में कोई बचा ही नहीं, आदरणीय प्रीतम जी बच्चे हैं, बाकी मुझे दूर तक नजर नहीं आ रहा है। अब लगभग जो है सब बीजेपी की ओर रुख कर रहे हैं। ये हालत आपको लगती है और खराब होगी? वो दिख रही है, बचा क्या है, लोकसभा के बाद मुझे लगता है कुछ बचेगा।
गढ़वाल के हर पहाड़ी जिले में कांग्रेस नेता पार्टी के हाथ से खिसक रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब 2027 चुनाव में मैदान में उतारने के लिए नेता तक नहीं बचेंगे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। पौड़ी गढ़वाल में जनरल विपिन रावत तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम का भूमि पूजन कल किया गया। पौड़ी गढ़वाल सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी ने इस प्लानेटोरियम का 3D एनिमेशन वीडियो जारी किया और कहा कि ये गढ़वाल की रौनक बढ़ाएगा। खगोल प्रेमियों और पहाड़ों को लेकर जिज्ञासा रखने वालों के लिए नया पड़ाव होगा। आपको बता दें कि अनिल बलूनी ने अपनी राज्यसभा सांसद निधि से इससे मंजूरी दी थी। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार गणेश गोदयाल ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है और गोदयाल रुद्रप्रयाग पहुंचकर लोगों से मिले। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। गणेश गोदयाल ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस नेताओं को डरा धमका रही है। इसके बाद नेता मजबूरी में बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। वहीं गोदयाल ने कहा कि जनता कांग्रेस के साथ है। प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनको परेशान करती है। अब जो लोग बहुत ही निष्ठावान हैं वो आज भी पार्टी में है। उदाहरण आपके सामने है, राजेश भंडारी जी हैं। इनकी पत्नी को 2 बार पद से हटा दिया गया, झूठे आरोप लगा दिए गए। अगर माननीय न्यायालय अगर तटस्थ भाव से फैसले नहीं करता तो आज वो पद पे होते क्या। प्रधानमंत्री मोदी की शुरू की गई सांसद आदर्श ग्राम योजना को 10 साल पूरे हो गए। इस 10 साल में सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्र के 5 गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करना था। इन गांवों को लेकर उत्तराखंड में क्या है सांसदों का रिपोर्ट कार्ड, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले टर्म में ही 2014 में सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई। इसके तहत 2024 तक सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्र में 5 गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करना था। उत्तराखंड में हालांकि किसी भी सांसद ने 5 गांव के अपने टारगेट को पूरा नहीं किया, लेकिन 2 सांसदों अजय टम्टा और माला राज्य लक्ष्मी शाह ने 4-4 गांवों को मॉडल गांव बनाने का काम किया। अगर सांसद आदर्श गांव की बात करें तो रमेश पोखरियाल निशंक ने लक्सर के गोवर्धनपुर, जमालपुर कला, रुड़की के खेड़ी सिकोहपुर गांव को गोद लिया है, जबकि माला राज्य लक्ष्मी शाह ने उत्तर काशी का बौन गांव, सहसपुर का अटक फार्म, जौनपुर का भरवा काटल और रायपुर विधानसभा के 11 गांव को गोद लिया है। तो अजय टम्टा ने कपकोट का सूफी गांव, धारचूला का जुम्मा गांव, चंपावत का सल्ली गांव, ताकुला ब्लॉक का सुनौली गांव को गोद लिया है। वहीं तीरथ सिंह रावत ने थलीसैंड के सिरतौली ग्राम पंचायत को गोद लिया है और अजय भट्ट ने भीमताल की ग्राम पंचायत जंगालिया को गोद लिया है। मुझे लगता है कि जो भी एक प्रोग्राम गांव हम लोग ने गोद लिए हैं, 2-3 काफी वो कंप्लीट हो चुके हैं मेरे हिसाब से। एक में थोड़ा रह गए, अब टाइम है तो उसको भी कंप्लीट करेंगे। और मुझे लगता है कि काफी अच्छा काम हुआ है और हम आगे भी जो थोड़ा बचा है उसको भी कंप्लीट कर देंगे। अब आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलते हैं। ये है टिहरी संसदीय क्षेत्र में सहसपुर विधानसभा की ग्राम पंचायत अटक फार्म। 6500 वोटर्स वाली इस ग्राम पंचायत में तेलपुरा, धन्नोवाला, कैचीवाला और खैरी गांव आते हैं। यहाँ कभी पानी और सिंचाई पानी की बड़ी किल्लत थी। लोगों के घरों के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार समस्या बने थे। कई हिस्सों में सड़कें नहीं थी। सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने 2019 में इस ग्राम पंचायत को गोद लिया। गांव वाले बताते हैं पिछले 5 सालों में यहाँ की तस्वीर बदल गई। खैरी, तेलपुरा, धन्नोवाला में बिजली लाइन शिफ्टिंग का काम किया गया, तो कैचीवाला में शमशान घाट बनाने के साथ पूरे क्षेत्र में नलकूप लगाए गए। प्राथमिक विद्यालय का जीर्णोद्धार कराने के साथ साथ मिनी आंगनबाड़ी भवन बनाया गया। इसके अलावा 200 सोलर लाइट और करीब 1200 परिवारों को इलेक्ट्रिक फैन बांटे गए, जबकि 2.5 किलोमीटर लंबी खैरी रोड बनाई गई जो गांव को भाववाला और सेलाकुई से जोड़ती है। सांसद जी ने गोद लिया और मेरी पंचायत में करोड़ों योजनाओं के काम हुए, और जिसमें जैसे पानी, बिजली, रोड, स्कूल और
आंगनबाड़ी केंद्र, इनका मेरे ग्राम पंचायत में काम हुआ है। लाइट का मेन लाइन हमारे खेतों से जा रहा था या घरों के ऊपर से जा रहा था, सब लाइन भी खेतों से और घरों के ऊपर से जा रहा था। ये सारी कार्रवाई शिफ्टिंग हुई है। मेन लाइन शिफ्ट की गई, सब लाइन को शिफ्ट किया गया। साथ ही सिंचाई के लिए नलकूप लगाए गए, ट्यूबवेल खोदे गए। नहीं, अब तो कुछ समस्या नहीं है जी। पहले पानी की समस्या थी, बिजली की, अब तो प्रधान जी ने पूरा अब तो पानी दे ही रहे हैं बहुत अच्छे तरह से। बहरहाल ये सिर्फ एक गांव की तस्वीर है। कई गांवों में हालात इसके उलट भी हो सकते हैं। कई गांव तो ऐसे हैं जहां सांसदों ने योजना की शुरुआत तो की, लेकिन उसके बाद गांव की सुध तक नहीं ली। न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट पर पहले पीडब्ल्यूडी विभाग ने इंजीनियरों ने उत्पीड़न और काम में दखल देने का आरोप लगाया और अब सिंचाई विभाग और ग्रामीण निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने भी रेणु बिष्ट और उनके बेटे पर उत्पीड़न और काम में दखल देने के आरोप लगाए हैं और यमकेश्वर में काम करने से मना कर दिया है। इसके लिए तीनों विभागों के इंजीनियर्स ने अपने अपने संघ को पत्र भेज दिए हैं। वहीं उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी पत्र लिखा गया है और कार्रवाई की मांग की गई है। यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट और उनके बेटे के खिलाफ तमाम विभागों के इंजीनियर्स अब लामबंद हो चुके हैं। इसमें खास तौर पर सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी और ग्रामीण निर्माण विभाग के इंजीनियर शामिल हैं, जो लगातार आरोप इस बात का लगा रहे हैं यमकेश्वर विधायक पर और उनके बेटे पर कि उन पर अनावश्यक दबाव बनाया जाता है कि उनके चहेते लोगों को ठेकेदारी दी जाए। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18, यमकेश्वर। हल्द्वानी से नैनीताल के लिए बनने वाले रोपवे पर बड़ी खबर है। इस रोपवे को बनाने के लिए टेंडर बुला लिए गए हैं। काठगोदाम से नैनीताल के हनुमानगढ़ी तक रोपवे बनाया जाएगा। इसके लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। करीब 15 किलोमीटर का ये रोपवे होगा। हल्द्वानी से नैनीताल के बीच जाम से निजात मिलेगी। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। रुड़की के भगवानपुर में 20 दिन पहले नाबालिग की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। उत्तरकाशी पुलिस ने अवैध चरस और स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है। बागेश्वर के कांडा क्षेत्र में ट्रक खड़िया के कट्टे भरने के दौरान गहरी खाई में गिर गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर बाल बाल बचा। ड्राइवर को हल्की चोट आई है। टिहरी में सफाई कर्मचारियों ने ठेकेदारी प्रथा खत्म समेत अन्य मांगों को लेकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि वो लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी से लेकर सरकार को गुहार लगा चुके हैं। उत्तरकाशी के बड़कोट तहसील में नंदगांव के ग्रामीणों ने जिला पंचायत के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने गंगनानी कुंड के आसपास जिला पंचायत पर अवैध निर्माण का आरोप लगाया है। नैनीताल में पंत पार्क से गुरुद्वारे तक की रेहड़ी पटरी को हटाने की तैयारी शुरू। पालिका ने इन सभी दुकानों के लिए लकड़ी टाल 12 पत्थर में शिफ्ट करने का खाका तैयार किया। उत्तरकाशी से कई कांग्रेसियों ने बीजेपी का दामन थामा है। वहीं गंगोत्री विधायक ने कहा कि गंगोत्री विधानसभा कांग्रेस मुक्त हो रही है। ऋषिकेश में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने ऑफिस का शुभारंभ किया। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शुभारंभ किया। जोशीमठ में एससी समुदाय के लोगों ने तहसील प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर सरकारी विभाग में हरिजन शब्द के प्रयोग होने पर ऐतराज जताया। उत्तराखंड बोर्ड के एग्जाम आज खत्म हो गए हैं। बच्चों ने कहा पेपर बहुत अच्छे हुए। अब बच्चों को रिजल्ट का इंतजार है। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा तैयारी में जुटा स्थानीय प्रशासन। बद्रीनाथ धाम तक अप्रैल महीने में सभी व्यवस्थाओं को ठीक करने का प्लान है। 12 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल रहे हैं। वहीं 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खोलेंगे। हालांकि अभी पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है, लेकिन मौसम ठीक होते ही हेमकुंड साहिब पैदल रास्ते पर बर्फ हटाने का काम भी शुरू हो जाएगा।
बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी हुई है। मंदिर परिसर में 5 से 6 फीट तक जारी हुई बर्फ और पैदल रास्तों पर भी बर्फ जमी हुई है। हालांकि सड़क मार्ग को सुचारू रूप कर दिया गया है। साथ में जो हमारे पेयजल की व्यवस्थाएं होनी है, बिजली की व्यवस्थाएं होनी है, हेमकुंड रोड पे जो वहाँ भी रोड की कंडीशन थोड़ा और सुधारी जानी है। देहरादून में 150 से ज्यादा पुरानी सिटी बस और 300 से ज्यादा विक्रम ऑटो को हटाने की तैयारी है। कॉमर्शियल गाड़ियों में नई सीएनजी गाड़ी खरीदने और पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर सरकार 50% तक सब्सिडी का बड़ा फैसला लिया गया है। देहरादून में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए अब पुराने विक्रम और सिटी बस हटाई जाएगी। लेकिन इन व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए राहत की खबर ये है कि सरकार उन्हें नई कमर्शियल गाड़ी खरीदने पर नियम शर्तों के साथ 40 से 50% की सब्सिडी देगी। पॉलिसी को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देहरादून शहर में लागू किया जाएगा, जिसमें प्रदूषण को कम करने के लिए प्लान के तहत डीजल से चलने वाले पुराने विक्रम और सिटी बस हटाई जाएगी। अगर बस को वो स्क्रैप करा देते हैं रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग फैसिलिटी में, तो उनको 50% उसकी कास्ट की सब्सिडी मिल सकती है, जो अधिकतम 15 लाख रुपए होगी। और अगर वो एनओसी लेके राज्य से बाहर चले जाते हैं अपनी बस को, तब उनको 40% सब्सिडी मिलेगी। सीलिंग वही है, 15 लाख रुपए से अधिक की नहीं मिलेगी। सीएमजी गाड़ी जो कि 25 से 32 सीटर हो, उसे खरीदने के लिए कुल लागत का 40% या 12 लाख तक सब्सिडी दी जाएगी, जबकि वाहन स्क्रैप का सर्टिफिकेट दिखाने पर नई गाड़ी खरीदने पर 50% या 15 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो ये कदम उठाया गया है और ये आदेश दिए गए, ये स्वागत योग्य है। इससे हजारों लोगों की जो है रोजी रोटी का जो बचाव होगा और कहीं ना कहीं जो है इससे देहरादून के अंदर जितना भी पॉल्यूशन अगर होता है, जैसे जितनी भी डीजल गाड़ियों से, उससे कुछ हद तक जो जनता को राहत मिलेगी। एनजीटी भी ये मान चुका है कि 10 साल पुरानी डीजल से चलने वाली गाड़ियां बाहर होनी जरूरी है। इसके बावजूद आज भी शहर में खटारा गाड़ियां फर्राटा भरते हुए प्रदूषण फैला रही हैं। ऐसे में सरकार की नई पॉलिसी के तहत पुरानी गाड़ियों को शहर से बाहर करने के लिए नया तरीका निकाला गया है, जिसको लोग सही मान रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।